कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मित्तल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार बच्चों। बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहा है सर। धन्यवाद आपका। विवेक जी, किसी भी घर, परिवार या देश चलाने के लिए अर्थ यानी कि पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। कहीं हमें ऊंचाई पे पहुंचना है, कहीं किसी भी उपलब्धि पे पहुंचना है, तो उसमें अर्थ का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि भारत देश आर्थिक रूप से कितनी चुनौतियों को झेल रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बन पाएगा सर? आप नित्य प्रति समाचार पत्रों में भी पढ़ते होंगे और टीवी चैनल्स पे भी देखते होंगे। माननीय मोदी जी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो आगामी 5 वर्ष के अंदर भारत को एक तीसरी इकोनॉमी बनाने का टारगेट है। इसमें इस देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें माननीय योगी जी ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। उदाहरण के तौर पे कि बाहर की कंपनियां हमारे देश में आएँ और हमारे देश के साथ से उत्तर प्रदेश में आएँ, जिनसे हमारा रेवेन्यू बढ़े और हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़े। उसके लिए योगी जी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई, बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए एक अलग इन्वेस्ट यूपी के नाम से नोडल एजेंसी बनाई। इसी तरह से फिल्म बंधु के नाम से एक नोडल एजेंसी बनाई। और उन सब का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिल्म मेकर या सर्विस प्रोवाइडर हिंदुस्तान में आता है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में आता है, तो उनको सिंगल विंडो स्कीम के तहत सारी सुविधाएं मिलें और उस सुविधाओं के साथ साथ में वो अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ सब्सिडी और गवर्नमेंट से राहत पा सकें। तो इस दिशा में हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि पहले कभी हुआ करता था कि आज एप्लीकेशन दीजिए और 5 साल बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती थी। आज एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, कि जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो भी एक पोर्टल पे सबमिट करते हैं। उसके 30 दिन के अंदर उसका वेरिफिकेशन होता है, अगले 60 दिन के अंदर रिपोर्ट होती है और अगले 60 दिन के अंदर वो मिनिस्ट्री से अप्रूव होके आपके खाते में पैसा पहुंच जाता है। ये योजनाबद्ध तरीके से, पूरा समयबद्ध तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो हम लोग तो बहुत ही आशान्वित हैं कि जो सरकार का एक प्रोग्राम है कि भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, वो डेफिनेटली हम लोग 2030 तक पूरा करेंगे। विवेक जी, इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है सर, एमएसएमई सेक्टर, चूँकि आपको तो सभी चीज़ों का विशेष नॉलेज होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बार जो बजट पेश किया उसमें टैक्सेशन छूट 12,75,000, जनता ने पहली बार बजट को समझा, राइट सर? तो कितना बड़ा रोल धरातल पर ये इसमें आपको दिखाई दे रहा है 12 लाख और 12,75,000 का जो छूट का प्रक्रिया था सर? छूट की प्रक्रिया से ज़्यादा एमएसएमई को और क्या सुविधाएं मिल रही हैं वो महत्वपूर्ण है। छूट तो एक वन टाइम प्रोग्राम हो गया और छूट को मैनेज करना हमारे अपने हाथ में है कि मुझे अपनी बैलेंस शीट में 1 रुपया प्रॉफिट दिखाना है कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट दिखाना है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि लघु और मध्यम उद्योग आगे बढ़ें, उनके माध्यम से हम रोजगार पैदा करें और जब रोजगार पैदा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी अपने आप डेवलप होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उनको इंटरेस्ट सब्सिडी दी, एमएसएमई सेक्टर्स को एक टाइम बाउंड फ्रेम बनाया कि विद इन 45 डेज अगर एमएसएमई का कोई ड्यूज़ है तो दूसरी कंपनियों को उस ड्यूज़ को पूरा करना पड़ेगा। पहले आपने सुना होगा कि 6-6 महीने तक उनकी पेमेंटें नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर दूसरी कंपनी जिसने उसकी सर्विसेज ली हैं या माल परचेज किया है 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेगी तो उसको अपनी बुक्स में उस परचेज का या सर्विसेज का छूट नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये कंपल्सन हो गया। तो एक लिक्विड मनी हमारे पास बढ़ गई, जो बोरोड मनी की वजह से हमें ज़्यादा खर्चा आता था वो हमारा खर्चा कम हो गया। तो एमएसएमई को गवर्नमेंट प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है, प्रसारित कर रही है और सब्सिडियाँ भी दे रही है। एक सब्सिडी होती है हमको कि भी जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका एक 10% का
आपको सपोज 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 10 करोड़ यानी 5 करोड़ रुपया आपको छूट के रूप में यूपी गवर्नमेंट देती है, जिसमें आपको जीएसटी की छूट मिलती है। इस तरह के बहुत सारे प्रोत्साहन गवर्नमेंट देती है। सर, जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से कहीं कहीं खबरें आई हैं कि जो बड़ी बिग प्लेयर्स हैं सर, वो एमएसएमई को ज़्यादा संपर्क में नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको 45 दिन के अंदर पेमेंट देना होता है। क्या इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा? मेरी जानकारी के अनुसार, चूंकि हम लोग बड़े कंपनियों को भी डील करते हैं और छोटी कंपनियों को भी डील करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है। हर व्यक्ति का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है सेक्टर में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है या सर्विसेज में है। तो बड़ी कंपनी को केवल एक ही मतलब होता है कि उसको सर्विस या प्रोडक्ट कितना मार्केट से कॉम्पिटिटिव रेट पे मिल रहा है, वो उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं, ना कि 45 डेज को एनालिसिस करते हैं। मतलब इस बजट में एमएसएमई सेक्टर को भरपूर फोकस किया गया और उसका वास्तव में बेनिफिट भी एमएसएमई सेक्टर ले रहा है। और सर, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है। ये नो डाउट कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। सर, एक सवाल सर, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं, बेसिकली टैक्स का पैसा सर, जो स्टार्टअप के युवा उद्यमी होते हैं सर, वो लोग लेते हैं, लेकिन 1000 में से एक स्टार्टअप ही सक्सेस हो पाता है। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट युवा उद्यमी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कितना मेहनत और तल्लीनता से काम करो कि स्टार्टअप को सक्सेस कर लो? सर, बहुत सही आपका प्रश्न है और व्यवहारिक प्रश्न है। केवल वही स्टार्टअप अभी तक जो मैंने देखे हैं, गवर्नमेंट ने, आपकी जानकारी में भी होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक स्टार्टअप के लिए अलग पोर्टल बना रखा है और हर स्टेट ने अलग अलग पोर्टल्स अपने स्टार्टअप के लिए बना रखे हैं। उन पोर्टल्स के ऊपर उनको कैसे सब्सिडी मिलेगी, कैसे फाइनेंस मिलेगा और कहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, ये पूरी जानकारियाँ होती हैं। बहुत सारे स्टार्टअप जो वास्तव में बहुत सीरियस हैं अपने काम को लेके, तो वो उस पोर्टल पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं और वहाँ से इनपुट्स लेने की कोशिश करते हैं। और जब उनको इनपुट्स मिल जाते हैं तो वो अपने आप को सेटल करते हैं। लेकिन कुछ स्टार्टअप केवल और केवल इसलिए बनते हैं कि हमने एक कुछ नया काम करना है और उस काम के बेसिस पे ग्लोबली उसको पॉपुलराइज करके और हमने उसको सेल आउट कर देना है। यानी 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट के बदले मुझे 10 रुपये मिल जाए, उनका केवल वो टारगेट होता है। बहुत कम समय में, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। अगर हमको अपनी कंट्री को, अपने व्यापार को, खुद अपने आप को आगे लेके जाना है तो प्रॉपर एथिक्स के साथ में हमको अपने सारे काम करने पड़ेंगे और उसके साथ में हम अपने स्टार्टअप को बहुत तेज़ी से आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि सर, जब उनको लोन दिया जाता है बगैर सुरक्षा मानक कर दिया जाता है तो टैक्स का पैसा बर्बाद हो जाता है सर। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है सर कि टैक्स का पैसा बर्बाद होता है। मैं आपकी बात से थोड़ी सी असहमति रखता हूँ। जब उनको लोन दिया जाता है तो एक CGTMSE स्कीम होती है। दिस इज जस्ट लाइक ए इंश्योरेंस। तो अभी जैसे हम लोग अपनी मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं तो मैं 10,000 रुपये मेडिकल वाले को देता हूँ और 5 लाख का इंश्योरेंस लेता हूँ। कभी मुझे क्लेम भी लेना पड़ा तो मुझे 5 लाख रुपए का क्लेम मिल गया। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि मैंने अपना टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया, नहीं। क्योंकि वो भी आगे उसको इंश्योर कराते हैं। दूसरे बड़ी जो ग्लोबली प्लेयर्स हैं उनके साथ में उनका फिर वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है और गवर्नमेंट भी इस CGTMSE के थ्रू उनको इंश्योरेंस कवरेज देती है। गवर्नमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होता है, पार्टी को भी कोई नुकसान नहीं होता है और बैंकर्स को भी कोई नुकसान नहीं होता है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इसको शुद्ध कर लूँगा। सर, इसके साथ एक सवाल मेरा और भी है, क्या जो स्टार्टअप होते हैं, युवा होते हैं, वो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को उनको रखना चाहिए? नहीं रखते हैं सर। लेकिन आजकल एक नया हम लोगों के यहाँ ट्रेंड चला है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल CFO। यस, CFO, वर्चुअल CFO, कि वो आपके यहाँ पर जाएंगे नहीं, आपको वर्चुअली एडवाइस करेंगे। तो अगर आप अपने यहाँ पर किसी को फिजिकली रखते हैं तो कोई भी CFO आज की डेट में 25-30 लाख रुपए से कम पे नहीं आता है। अब वही काम मेरा पूरे साल में 5 लाख रुपए में हो जाता है और मेरे को पूरी एडवाइस मिलती है। तो एक नया वर्टिकल और नया कंसेप्ट ये स्टार्ट हुआ है जिससे सारे स्टार्टअप बहुत खुश हैं। सर, भारत देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे अंतरिक्ष अभियान हो,
चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ई व्हीकल्स वगैरह सब कुछ हो, भारत देश को आगे बढ़ाया सर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या वजह है कि हमारे भारत देश का रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत पीछे है? हम सब में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है, जिसका एक शब्द में या 10 शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ख़ास तौर से जो हमारा रिज़र्व होता है, वो रिज़र्व इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि मेरे पास गोल्ड का रिज़र्व कितना है, मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व कितना है। गवर्नमेंट आज चाहे तो इस डॉलर को इमीडिएटली 10 रुपये तक भी नीचे ला सकती है, अपने रिज़र्व को डाउन करके, अपने गोल्ड रिज़र्व को डाउन करके। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए गोल्ड रिज़र्व और फॉरेक्स रिज़र्व होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो गवर्नमेंट का पहला फोकस है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ जब ये पॉपुलराइज हो जाएगा, सबको पता लगेगा, हमारी भी रेटिंग होती है, कंट्री की रेटिंग होती है, वो रेटिंग पॉपुलराइज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी करेंसी की कीमत बढ़ जाएगी बाकी करेंसियों के मुकाबले पे। लेकिन सरकार ये भी चाहती है, साथ में आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि ब्रिक्स करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। तो उसके पीछे सीधा सीधा कारण यही है कि हम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करें, दूसरी करेंसी को प्रमोट करें, ताकि डॉलर को हम डाउन कर सकें। इसीलिए हमने जो कुछ कंट्रियों के साथ में और भी ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, तो हम लोग बायलैटरल लेवल पर ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं कि हम पैसा आपको इंडियन करेंसी में देंगे, ना कि हम आपको डॉलर में देंगे। तो ये सब कारण है जिसका इफेक्ट आपको आज से आने वाले 5 साल में मिलेगा देखने के लिए। सर, जो मोदी जी का सपना है कि ई व्हीकल्स, जैसे कि हमारा बहुत पैसा पेट्रोल में जाता है, अगर भारत देश में बढ़ावा होता है तो कुछ डॉलर के मुकाबले रुपया बढ़ेगा सर? ई व्हीकल्स में अभी तक जो विदेशी कंपनियां थी वही डोमिनेट करती थी। अभी कुछ समय पहले से, यानी अगर मैं ईयर्स में बात करूं तो 2 साल से लगभग, तो अपने यहाँ पर भी डिफरेंट ई व्हीकल्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी लगा चुकी हैं। और उन प्लांटों के लगाने का हमको फ़ायदा ये हो रहा है कि जो पहले हमारा डॉलर के रूप में पैसा बाहर जाता था, वो अब हमारा जाना रुक जाएगा। केवल हमको कुछ कलपुर्जे और वो सब लेने पड़ेंगे, बाकी की चीज़ सारी असेंबली और जो लेबर पार्ट है वो हम लोगों की इंडियन करेंसी में मीट आउट होगी। तो डेफिनेटली जो ई व्हीकल्स हैं उनकी कीमतें भी डाउन होंगी, और हमारी जो अभी आप बात कर रहे थे कि डॉलर का जो रेट बढ़ रहा है, वो रेट बढ़ना भी कम होगा। जैसे जैसे डॉलर की डिमांड कम होगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली उसका रेट कम हो जाएगा। सर, बिल्कुल लास्ट सवाल है, जो वित्त मंत्री जी ने जो बजट बनाया है सर, उनके साथ बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, काफ़ी मेहनत होता है, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपके हिसाब से उसके अंदर 1-2 चीज़ें और ऐड ऑन क्या हो जाए कि बजट 140 करोड़ देशवासियों के लिए और बेहतर हो जाता, या भविष्य में ये चीज़ ऐड ऑन हो जाना चाहिए? मुझे लगता है कि बजट में जो सबसे नीचे का तबका है और एक मिडिल क्लास, उनके लिए उतना महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट या उतना महत्वपूर्ण कोई प्रोविज़न नहीं अभी तक आ पाया जिसकी हम लोग ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं कि हम लोगों को टैक्स कई रूप में देना पड़ता है। इनकम टैक्स तो एक डायरेक्ट टैक्स है, उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हम अगर कोई एक बिस्किट भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगा होता है। तो हमको ये एनालाइज करना होगा कि किस प्रोडक्ट की कंजम्पशन किस वर्ग के लिए ज़्यादा है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर उस वर्ग की इनकम को ध्यान में रखते हुए टैक्स रेट को हमको कम करना चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक पक्ष मजबूत रहे और उनकी जेब पे वजन कम पड़े। तो ये आपकी अपील है? ये मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से अपील है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, क्या इतना वर्ष हो गया, जीएसटी ट्रिब्यूनल बनना चाहिए ना सर अभी तक? जीएसटी ट्रिब्यूनल ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऑर्डर हो चुके हैं, और उम्मीद है कि शायद वो अगले 2-3 महीने के अंदर वर्क करना चालू कर दें। सर, जनता का सवाल एक और, विवेक जी, लास्ट सवाल है। 28% का जो स्लैब है, जो आपने बहुत अच्छी बात अभी कही कि भाई उन चीज़ों पे टैक्स कम होना चाहिए। बच्चे, लड़कियां स्कूटी का यूज़ करती हैं सर, सामान ले जाने के लिए, उस पर 28% है सर।
कम होना चाहिए सर उस पर? देखना पड़ेगा अपने को कि जो ई व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए डेफिनेटली टैक्स स्लैब करना चाहिए, लेकिन जो हमारे डीजल या पेट्रोल व्हीकल्स हैं तो उन पे हमको टैक्स बढ़ाना चाहिए, ताकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से कंपनसेट हो जाएं और हमारी डिपेंडेंसी ऑयल्स के ऊपर कम हो जाए। कम हो। सर, जो इनकम टैक्स की बात करें तो फेसलेस आज के समय में कितना प्रैक्टिकल और कारगर साबित हो रहा है सर? 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छा प्रयास था। पिछले 2 साल से फेसलेस में काफ़ी कुछ काम हुआ है और आज की डेट में तो फेसलेस में हम लोग इतना फास्ट काम कर रहे हैं कि आज हम कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं डिपार्टमेंट, हम उसको ऑनलाइन डिपॉजिट करते हैं तो विद इन ए मंथ और सो उसका डिसीजन आ जाता है। अगर हमारी केवल इसमें एक ही बात ध्यान रखना है कि हमको सामने वाला जो पूछ रहा है उसका पूरी ईमानदारी के साथ में जवाब देना है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में, तो कोई कारण नहीं है कि वो आपकी बात को ना माने। ना सुने। और काफ़ी अच्छा ये अटेम्प्ट, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है सर। बिल्कुल लास्ट 1-1.5 महीने से भारत देश कई चुनौतियों से गुजर रहा है सर। हर नागरिक भी थोड़ा सा सहमा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो है पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था और कई लोगों की जानें गई थी सर। तो ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने उत्तर दिया उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहली टिप्पणी क्या होगी सर आपकी? 100% सहमत हूँ मोदी जी के इस एक्शन के साथ में। केवल मैं ही नहीं, पूरा देश उनके साथ में खड़ा हुआ है और देश की मान मर्यादा पहले होती है। हमें उसकी इज्जत का, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का पहले ध्यान करना है और बाकी सब बातें बाद में। तो मोदी जी का ये जो कार्य था वो एकदम देश हित में, देश हित में और समाज हित में। सर एक सवाल रह गया मेरा। गाजियाबाद एक वक्त था औद्योगिक नगरी था सर। इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतने फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इतना दिल्ली के नज़दीक होने के बाद भी आज गाजियाबाद अपनी उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। क्या आप चाहेंगे, योगी जी से अपील करेंगे कि ये पुनः औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित हो? नोएडा देखिए, मेरे बात बसा, कितना डेवलप हो गया सर। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। नोएडा भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और गाजियाबाद भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। अगर मैं प्रदेश की में बात करूं तो दोनों कहीं भी इंडस्ट्री लगे, प्रदेश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गाजियाबाद का नागरिक होने के नाते आपकी बात से सहमत हूं कि गाजियाबाद को पुराना स्वरूप में लौटना चाहिए।